भारत भूगोल का पहला टॉपिक है यानी भारत भूगोल का सामान्य परिचय। पहला है नामकरण। सभ्यता के लोग स का उच्चारण ह करते थे, अतः इन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी व उसके तटीय निवासियों को हिंदुस्तानी कहा है। वैदिक काल में आर्यों की भूमि होने के कारण इसे आर्यवर्त कहा है। पूर्ववंशीय राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इसे भारत कहा गया है। प्राचीन काल में यह जम्बूद्वीप का दक्षिणी भाग था। यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस नदी कहा है। रोमन सभ्यता के लोगों ने सिंधु नदी को इंडोस कहा है। भारत के संविधान में भाग 1 के अनुच्छेद 1 में कहा गया कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ग्लोब का सर्वप्रथम चित्र या मानचित्र मार्टिन बयन ने बनाया था। विश्व का सर्वप्रथम मानचित्र अनेकजी मेंडर ने बनाया। भारत का सर्वप्रथम मानचित्र एनविले ने बनाया था और राजस्थान का सर्वप्रथम मानचित्र बनाया था थॉमस हॉलमैन हेनले। इसी को TH हेनले भी कहा जाता है शॉर्ट में। अब भारत की स्थिति। भारत की स्थिति में है, भारत का उत्तरी पॉइंट है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और उत्तरी बिंदु है इंद्रकोल लद्दाख में। भारत का दक्षिणी पॉइंट है मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश कन्याकुमारी या फिर उत्तरी अंतरिक्ष या केप कमोरिन, ये तमिलनाडु में है। और सुदूर भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अंतिम पॉइंट है 6 डिग्री 45 मिनट। इंदिरा पॉइंट को ही पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है और ला हैचिंग भी कहा जाता है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर यानी 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण तक। भारत विश्व के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और भारत एशिया महाद्वीप में दक्षिण में स्थित है। उत्तर में भारत के उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर है। उत्तर पूर्व में अराकायोमा पर्वत श्रेणी है म्यांमार में और भारत के पश्चिम में है अरब सागर और भारत के पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इनका अंतराल है 29 डिग्री 9 मिनट का। उत्तरी पॉइंट हो गया भारत का इंद्रकोल जो लद्दाख में है और दक्षिणी बिंदु हो गया मुख्य भूमि का केप कमोरिन या कन्याकुमारी या फिर कुमारी अंतरिक्ष जो तमिलनाडु में। भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है 3214 किलोमीटर यानी भारत का मुख्य भूमि या दक्षिणतम बिंदु पूछे तो कन्याकुमारी है और भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। ये 6 डिग्री 45 मिनट। इंदिरा पॉइंट को ही पिगमिलियन पॉइंट और ला हैचिंग भी कहा जाता है। भारत भूमि भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। अक्षांशों का उपयोग जलवायु निर्धारण में होता है और सारे अक्षांश पूर्णवर्त होते हैं जबकि सभी देशांतर अल्पवर्त होते हैं। दो विपरीत देशांतर मिलकर वर्त का निर्माण करते हैं। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री है और भारत का पश्चिमी पॉइंट है गुवाहाटी
या सर्करिक भुज में है, ये गुजरात में। ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतरी विस्तार है। और पूर्वी पॉइंट है वालागू या फिर किबुतु, ये है अरुणाचल प्रदेश में। भारत का मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत से बनार की खाड़ी व पाक जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका अलग होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब है भारत का देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर ये विस्तार है भारत का। पश्चिमी बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, यह है गौरमोता सर्करिक भुज गुजरात में। और पूर्वी बिंदु है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, वालागू या किबुतु, यह है अरुणाचल प्रदेश में। देशांतरी विस्तार का अंतराल है 29 डिग्री 18 मिनट। भारत की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। और देशांतरों का उपयोग समय निर्धारण में किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच या मानक समय रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है। 1 डिग्री के अंतराल पर कुल अक्षांश 181 हैं। और अक्षांशों के साथ में पूर्व पश्चिम शब्दावली प्रयोग नहीं होता है। और कुल अक्षांश रेखा है 179। 1 डिग्री के अंतराल पर कुल देशांतर रेखा है 360। और 180 देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय रीति रेखा के नाम से जाना जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ देशांतर के मध्य की दूरी घटती है तथा ध्रुवों पर जाके सारे देशांतर मिलते हैं। और ये दो विपरीत देशांतर होते हैं। वृहद्वर्त क्या होता है? ग्लोब पर खींचा गया ऐसा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटता है उसी वृहद्वर्त कहते हैं। अक्षांशों में केवल भूमध्य रेखा ही वृहद्वर्त हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और सारे देशांतर वृहद्वर्त का भाग है, यानी ग्लोब पर कुल 181 वृहद्वर्त है। अक्षांश का हो गया एक वृहद्वर्त है जो भूमध्य रेखा है, और 180 डिग्री देशांतरीय वृहद्वर्त है। दोनों को मिलाएंगे तो 181 होंगे। वृहद्वर्त का उपयोग समुद्री जहाज़ों द्वारा परिवहन के मार्ग निर्धारण में होता है। और भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के नैनीग्राम से गुजरती हैं। भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे रहता है। भारत की मानक समय रेखा 22.5 डिग्री जो 5 राज्यों से गुजरती है। इनको याद करने की ट्रिक है, आंधी में छाता ऊपर उड़ा, यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर से दक्षिण भी क्रम भी पूछा जा सकता है। अब एक क्वेश्चन है, प्रत्येक देशांतर के ठीक विपरीत एक देशांतर होता है और तथा दोनों का योग 180 होता है। जैसे 0 डिग्री का विपरीत देशांतर होगा 180 डिग्री, और 1 डिग्री पूर्वी देशांतर का होगा, यानी 180 से 1 माइनस करना है तो होगा 179 पश्चिम देशांतर। 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर के ठीक विपरीत देशांतर कौन सा होगा? तो 180 में से 10 माइनस करना है तो इसका आंसर आएगा 170 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब एक कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है। यह भारत के लगभग मध्य से गुजरती है और भारत को जलवायु कटिबंधों में बांटती है। 2 कटिबंधों में बांटती है, उष्ण
जो दक्षिणी भाग हैं और उपोष्ण जो भारत का उत्तरी भाग है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इनकी ट्रिक भी है। राम सिंह झारखंड के 6 पंगु मित्र है। इसके अलावा और भी ट्रिक हैं, यानी मगरमच्छ झपटा, ये भी ट्रिक है इसकी। तो ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी कर्क रेखा पर स्थित सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, कर्क रेखा पर स्थित सबसे छोटा राज्य है त्रिपुरा। कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट राजधानी रांची जो झारखंड की है। कर्क रेखा व मानक समय रेखा दोनों छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटते हैं, यानी एक दूसरे को मिलती है दोनों। सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, जिसके कारण 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधा सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है। यह स्थिति विषुव या विषुव कहलाती है। इस दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात की अवधि बराबर होती है। दोस्तों, ये हमारा चैनल है जीके राकेश राठौड़। इसको आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और इस वीडियो को शेयर भी करना है। अब ये भारत का क्षेत्रफल। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल है 2.42% है और निर्वासित आबादी है 17.50। विश्व में से भारतीय आबादी है 17.50%। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। यह इनकी ट्रिक भी है, ट्रिक है रुक चीन अब आ भारत। तो सबसे पहले है रूस, फिर है कनाडा, ये इसका क्षेत्रफल देख लेना वर्ग किमी में है। फिर है यूएसए, फिर चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, 7 नंबर पर है भारत, फिर है अर्जेंटीना, फिर कजाकिस्तान, फिर है अल्जीरिया। कजाकिस्तान एक दुनिया का सबसे बड़ा स्थलरूप देश है, यानी भू आबद्ध देश है एक। भारत के सबसे बड़े राज्य, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। इसका क्षेत्रफल है 34,22,39 वर्ग किलोमीटर और दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल है 30,82,55 किलोमीटर और तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, क्षेत्रफल देख लेना आप। चौथे नंबर पर है उत्तर प्रदेश, 5वें नंबर पर है गुजरात। भारत के सबसे छोटा राज्य है गोवा, जिसका क्षेत्रफल है 3,707 वर्ग किलोमीटर। फिर दूसरे नंबर पर भारत का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, जिसका क्षेत्रफल है 7,096 किलोमीटर। तीसरे नंबर पर त्रिपुरा, चौथे नंबर पर है नागालैंड और 5वें नंबर पर है मिजोरम। भारत के सबसे छोटे राज्य क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटे राज्य का याद करने की ट्रिक भी है, यानी GST ने लगाई, यानी GST नरेंद्र मोदी ने लगाई, ये ट्रिक है इनकी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 30% भाग रखते हैं। 1995 में 35वीं संविधान संशोधन के तहत सिक्किम का भारत में विलय किया गया और 1987 में 3 नए राज्य बने। 23वां बना था मिजोरम, 24वां बना अरुणाचल प्रदेश और 25वां बना था गोवा। 1961 में गोवा पुर्तगाली से लिया गया है और 1961 में ही दमन दीव पुर्तगाली से लिया और 1954 में पुडुचेरी फ्रांसीसियो से लिया गया। 1 नवंबर 2002 को 24वां राज्य बना था छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़। और 9 नवंबर 2000 को 27वां राज्य बना उत्तराखंड, जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। 15 नवंबर 2000 को 28वां राज्य बना झारखंड, जो बिहार से अलग हुआ था। 2 जून 2014 को 29वां राज्य बना था तेलंगाना
और ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। अब वर्तमान में 28 राज्य ही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित का दर्जा मिल गया है। इसलिए 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जो कि राज्य था उसे केंद्र शासित में बदलकर लद्दाख व जम्मू कश्मीर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। यानी वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हाल ही में भारत संसद के शीतकालीन सत्र में दिसंबर 2019 में दमन दीव तथा दादर नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र विलय विधेयक 2019 के तहत को मिलाकर ये करने का विधेयक पारित किया गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून का रूप लेगा तथा भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो जाएगी। यानी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ, जो गुजरात में है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और भारत का सबसे छोटा जिला है माहे, जो केरल में है। इसका 9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, जिसका क्षेत्रफल है 5,59,146 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे छोटा है लक्षद्वीप, जिसका क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर। ये है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप, दिल्ली, पुडुचेरी, दादर व नगर हवेली, चंडीगढ़ और दमन दीव और दादर को जोड़ दिया गया है, और लक्षद्वीप है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पुडुचेरी भारत का एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। यानी एक माहे पुडुचेरी का जिला है माहे, जो केरल में है, और पुडुचेरी कराईकल ये तमिलनाडु में, और येनम है आंध्र प्रदेश में। अब है भारत की सीमाएं। भारत के पश्चिमी तट में प्रमुख द्वीप हैं लक्षद्वीप, ट्रॉम्बे द्वीप, और भारत के पूर्वी तट में प्रमुख द्वीप हैं हेयर द्वीप, पामबन द्वीप, हरिकोटा द्वीप, और दक्षिण में कोरोमंडल तट। ये कोरोमंडल तट में ये पूरी सभी। मुंबई सालसेट नामक द्वीप पर बसा हुआ है। और पश्चिमी तट को 3 भागों में बांटा गया है, मालाबार तट, कोंकण तट और सौराष्ट्र तट। अब है भारत की सीमाएं। भारत की सीमाएं को 2 भागों में बांटा है, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। स्थलीय सीमा 17 राज्यों के साथ लगती है और जलीय सीमा 9 राज्यों के साथ लगती है। कुल 26 राज्य जो सीमा बनाते हैं। 2 राज्य उभयनिष्ठ सीमा बनाते हैं, पश्चिम बंगाल स्थलीय और जलीय दोनों की बनाते हैं। स्थलीय बनाता है बांग्लादेश के साथ और जलीय बनाता है बंगाल की खाड़ी के साथ। गुजरात स्थलीय सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ और जलीय सीमा बनाता है अरब सागर के साथ। भारत की कुल सीमाएँ 22,716.6 किलोमीटर और कुल स्थलीय सीमाएँ 15,200 किलोमीटर। कुल जलीय सीमाएँ 6,100 किलोमीटर और द्वीपों सहित कुल जलीय सीमाएँ 7,516.6 किलोमीटर हैं। सबसे लंबी जलीय सीमा वाला राज्य है गुजरात। इसकी जलीय सीमाएँ 1,214.70 किलोमीटर और सबसे छोटी जलीय सीमा वाला राज्य है गोवा, 101 किलोमीटर। सबसे लंबी जलीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। इसकी जलीय सीमाएँ 1,962 किलोमीटर और सबसे छोटी जलीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश है दमन दीव। जलीय सीमा पर स्थित भारत के राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। गुजरात की जलीय सीमा 1,214.71 किलोमीटर, महाराष्ट्र की है 652 किलोमीटर, गोवा की है 101 किलोमीटर और कर्नाटक की है 208 किलोमीटर। केरल की है 569 किलोमीटर, तमिलनाडु की है 906 किलोमीटर जलीय सीमा और आंध्र प्रदेश की है 973 किलोमीटर, उड़ीसा की है 476 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल की 157 किलोमीटर। भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप,
लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दमन दीव। भारत की स्थलीय सीमाएँ, भारत की कुल स्थलीय सीमाएँ 15,200 किलोमीटर और भारत की स्थलीय सीमा निम्न देशों के साथ लगती है। किन किन देशों के साथ लगती है, इनकी ट्रिक भी है। बचपन में MBA किया या फिर बचपन में BA किया। तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, इन 7 देशों के साथ भारत की सीमा लगती है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है 4,096 किलोमीटर और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। और चीन के साथ भारत की सीमा लगती है 3,488 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य लगते हैं चीन के साथ? उत्तराखंड, लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। भारत चीन के मध्य सीमा रेखा मैकमोहन सीमा रेखा कहलाती है, जिसका निर्धारण 1914 में हुआ था, शिमला समझौता के तहत किया गया। इसकी कुल लंबाई है, मैकमोहन रेखा सीमा की लंबाई है, कुल लंबाई है 1140 किलोमीटर, जो अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर भारत की सीमा लगती है और इनकी ट्रिक है पंगू राज। नहीं, पंजाब, गुजरात और राजस्थान और अभी ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में हो गया है, यानी कश्मीर, जम्मू और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख हो गया। राजस्थान के 4 जिले लगते हैं, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर, 4 जिले लगते हैं राजस्थान के। पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है और रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 1947 में जब देश विभाजन के तहत देश सीमा आयोग था, सर सिरिल रेडक्लिफ, जिनके नाम पर ही रेडक्लिफ नाम रखा गया और ये सीमा रेखा अध्यारोपित है, यानी भारत व पाकिस्तान के मध्य की सीमा अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। नेपाल के साथ भारत की सीमा 1751 किलोमीटर लगती है और भारत के राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा लगती है। म्यांमार के साथ भारत की सीमा लगती है 1643 किलोमीटर। इनकी ट्रिक भी है अरुणा मामी, यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य लगते हैं म्यांमार के साथ। भूटान के साथ भारत की सीमा लगती है 699 किलोमीटर। 4 राज्य लगते हैं, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इनकी ट्रिक है साब। अफगानिस्तान, जो भारत की सबसे कम लगती है सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर और ये पीओ के साथ सीमा में लगती है ये। और भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को डोनर रेखा कहते हैं, जिसका निर्धारण 1896 में किया गया। अब है भारत के आंतरिक राज्य, यानी ऐसे राज्य जो जलीय व स्थलीय सीमा नहीं बनाते हैं, वे आंतरिक राज्य कहलाते हैं। आंतरिक राज्य है मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। उत्तर प्रदेश राज्य के साथ सर्वाधिक 8 राज्यों की सीमा लगती है, तो ये है उत्तर प्रदेश। इनके साथ बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश के साथ। और उत्तर प्रदेश का सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों के साथ लगती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 राज्य हैं वे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 ओर से एक देश बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ऐसे राज्य जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं वो है, सबसे पहले लद्दाख है, यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख की सीमा लगती है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन के साथ लगती है।
सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान, चीन के साथ। पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ। अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान, म्यांमार और चीन के साथ लगती है। भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.6% पर पर्वत हैं और पहाड़ी हैं 18.5%। पठार हैं 27.7%। मैदान है 43.2%। भारत को निम्न भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, थार का मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान और द्वीपीय प्रदेश। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईबुड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी ऊंचाई 1500 मीटर लगभग है। भारत का पहला भौतिक प्रदेश है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। इसका निर्माण कोबर के अनुसार, कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार 2 कठोर भूखंडों के मध्य एक गर्त होता है। इसी उसने भूसन्नति का कहा। कठोर भूखंडों से निकलने वाली नदियाँ भूसन्नति में निरंतर मलबा जमा करती हैं, जिससे उसकी तली में धंसाव होता है। तली में धंसाव से किनारों पर संकुचन बल के कारण भूसन्नति का मलबा ऊपर उड़ता है तथा पर्वत का निर्माण होता है। भूसन्नति को पर्वतों का पालना कहा जाता है, यानी क्रेटल ऑफ माउंटेन। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। भूसन्नति को पर्वतों का पालना कहा जाता है। वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में संपूर्ण स्थलीय भाग पर दक्षिणी ध्रुव के नज़दीक था और इस स्थलीय भाग को वेगनर ने पेंजिया कहा। पेंजिया के चारों ओर विस्तृत महासागर था, जिसे पेंथलासा कहा गया और कालांतर में 2 टुकड़ों में टूटा और उत्तरी भाग अंगारालैंड और दक्षिणी भाग गोंडवानालैंड कहा गया। वर्तमान का दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिका गोंडवानालैंड के भाग हैं। अंगारालैंड व गोंडवानालैंड के बीच में इस तैतीस सागर व नामक भूसन्नति थी। अंगारालैंड व गोंडवानालैंड के अभिसरण के कारण तैतीस सागर का मलबा ऊपर उठा व हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत वर्तमान में सर्वाधिक मान्य एवं सर्वाधिक वैज्ञानिक सिद्धांत है ये। इसका प्रतिपादन किया था WJ मॉर्गन ने। इस सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में संपूर्ण पृथ्वी 6 बड़ी व अन्य छोटी प्लेटों में बंटा है। आज के 13.5 करोड़ साल पहले भारतीय प्लेट अपने उत्तर स्थित प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के दौरान तैतीस सागर नामक भूसन्नति का मलबा ऊपर उठा तथा हिमालय पर्वत बना। यह टकराव अलग अलग कालों के दौरान हुआ और अलग अलग श्रेणियाँ की रचना हुई। वर्तमान समय में भी टकराव की क्रिया लगातार जारी है और भारतीय प्लेट भारी होने के कारण यूरेशियन प्लेट के नीचे सेपित होती है। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश का भाग है ट्रांस हिमालय। हिमालय पर्वत श्रेणी के उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी को ट्रांस हिमालय कहते हैं और ट्रांस हिमालय का अर्थ है पार हिमालय या परा हिमालय। औसत रूप से ऊंचाई इसकी 1000 किलोमीटर है और औसत रूप से इसकी लंबाई है 1000 किलोमीटर और ऊंचाई है 4000 मीटर। ये हिमालय का पृष्ठ छाया प्रदेश है, अतः यहाँ शुष्क दशाएं पाई जाती हैं। ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। इनका ट्रिक भी है और कालजा पीर इसकी ट्रिक है। इन्हें उत्तर से दक्षिण क्रम उत्तर से दक्षिण संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर बजार, ये ट्रिक है कालजा पीर। इसमें सबसे पहले है काराकोरम श्रेणी।
ये ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी व सबसे लंबी श्रेणी है और इसी में इसका सर्वोच्च शिखर है K2 गॉडविन आस्टीन, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर। K2 गॉडविन आस्टीन भारत का सर्वोच्च शिखर है जो कि POK अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में है। काराकोरम श्रेणी में सियाचिन हिमनद या ग्लेशियर जो भारत व एशिया का सबसे बड़ा हिमनद है और विश्व का सबसे बड़ा हिमनद है बियर्डमोर हिमनद या अंटार्कटिका में है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। सियाचिन का शाब्दिक अर्थ है जंगली गुलाबों की भूमि और ये नुब्रा घाटी में स्थित है सियाचिन। काराकोरम श्रेणी के अन्य हिमनद है बिहाको हिमनद और बाल्टोर हिमनद, ये सिंगार घाटी में स्थित है और इस्पारा हिमनद ये हुंजा घाटी में स्थित है और खुर्दोपिन हिमनद। लद्दाखी पठार यह काराकोरम व लद्दाख श्रेणी के मध्य में स्थित है और इसकी औसत ऊंचाई है 4,800 मीटर। यह भारत का सबसे ऊंचा पठार है। वेरी इंपॉर्टेंट है, लद्दाखी पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है और यहाँ पर शुष्क दशाएं पाई जाती है। इस पठार में चांगबा जनजाति निवास करती हैं जिसका मुख्य व्यवसाय है पशुपालन। वेरी इंपॉर्टेंट है चांगबा जनजाति। और चांगबा जनजाति पश्चिमा ऊन से वस्त्र तैयार करते हैं, इनका प्रमुख व्यवसाय भी है। लद्दाखी श्रेणी काराकोरम के दक्षिण में स्थित श्रेणी पूर्व दिशा में यह काराकोरम के साथ मिल जाती है, जहाँ इसे कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील स्थित है, जहाँ से भारत की 3 नदियाँ का उद्गम होता है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। वेरी इंपॉर्टेंट है। मानसरोवर से सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियाँ निकलती हैं। लद्दाख श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट राकापोसी, जिसकी ऊंचाई है 7,880 मीटर और ये विश्व की सबसे ऊंची खड़े ढाल वाली चोटी है। जास्कर श्रेणी लद्दाख के दक्षिण में स्थित है ये और लद्दाख में जास्कर के मध्य से सिंधु नदी प्रवाहित होती है, इसलिए इन दोनों को संयुक्त रूप से सिंधु घाटी कहा जाता है। हिमालय पर्वत श्रेणी इसका निर्माण सिनोजोई काल में हुआ, यानी नवजीवी महाकल्प में लगभग 7 करोड़ से 10 लाख साल पूर्व हुआ था और ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है एंडीज पर्वतमाला जो दक्षिण अमेरिका में। हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण अलग अलग कालों में हुआ है, यानी महान हिमालय का निर्माण इयोसीन काल में हुआ, लघु हिमालय का निर्माण मायोसीन काल में हुआ, शिवालिक का प्लायोसीन काल में और कश्मीर घाटी का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। हिमालय को 3 भागों में बांटा है, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। महान हिमालय को हिमाद्री और बर्फीला हिमालय भी कहते हैं, लघु हिमालय को मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय भी कहते हैं और शिवालिक को उप हिमालय व बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। सबसे पहले महान हिमालय, यह हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची व लंबी श्रेणी है। इसका विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर से और पूर्व में नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश तक है। यह 2500 किमी लंबा और 150 से 300 किलोमीटर चौड़ा व औसत रूप से 6000 मीटर ऊंचा है। विश्व की ज्ञात 60 ऊंची चोटियों में से 40 इसी भाग में है, महान हिमालय में। माउंट एवरेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। यह महान हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी या शिखर है। माउंट एवरेस्ट को पर्वतों की रानी कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट का पौराणिक नाम है सागर माता और इसका स्थानीय नाम है चोमीयुग्मा और माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में स्थित है। अन्य शिखर हैं माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर 8,848 किलोमीटर नेपाल में है और सेकंड नंबर पर है कंचनजंगा 8,558 मीटर, ये सिक्किम भारत में है और मकालू 8,481 मीटर ये नेपाल में।
धौलागिरी 8,172 मीटर है, यह है नेपाल में। अन्नपूर्णा ये 8,078 मीटर ऊंचा और यह है नेपाल में। नंगा पर्वत, इसकी ऊंचाई 8,126 मीटर, यह है जम्मू कश्मीर में। और नंदा देवी, इसकी ऊंचाई 7,817 मीटर, यह है उत्तराखंड में। नामचा बरवा, इसकी ऊंचाई 7,756 मीटर और ये है अरुणाचल प्रदेश में। और कामेट 7,756 मीटर, ये है उत्तराखंड में। गौरीशंकर, इसकी ऊंचाई है 7,145 मीटर और ये है नेपाल में। हिमालय में स्थित भारत का सर्वोच्च शिखर है कंचनजंगा, जबकि भारत का सर्वोच्च शिखर केटू गॉडविनास्टिन है जो ट्रांस हिमालय में स्थित है। महान हिमालय में गंगोत्री मिलाप व यमुनोत्री हिमनद स्थित है। अभी उत्तराखंड में स्थित हिमनद है चौराबाड़ी, मिलाप और गंगोत्री। ट्रिक है इनकी, 3 चोर मिला गंगोत्री में। ITSZ यानी इंडो सांग्यो सच्चर जोन, ये एक भ्रंश दरार है जो महान हिमालय तथा ट्रांस हिमालय के मध्य स्थित है। हिमालय में स्थित प्रमुख दरें, बुर्जिल दरा, यह श्रीनगर को पियोको में स्थित गिलगित बाल्टिस्तान से जोड़ता है। बनिहाल दरा, ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला नवीनतम मार्ग, यह जवाहर सुरंग से गुजरता है और ये NH 44 पर स्थित है। पीर पंजाल दरा, ये जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ने वाला परंपरागत मार्ग है। जोजिला दरा, ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पर जवाहर सुरंग परियोजना का उद्घाटन किया गया और इसके पूर्ण होने की अवधि 2026 है और इसकी कुल लंबाई ये 14.2 किलोमीटर होगी और निर्मित होने के बाद ये एशिया और भारत की सबसे लंबी सुरंग होगी। सबसे लंबी सुरंग है चेनानी नासिरी सुरंग, वर्तमान में यह भारत की सबसे लंबी सुरंग है और इसकी लंबाई है 9 किलोमीटर। ये जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के चेनानी तथा रामबन नासिरी को जोड़ती है। हाल ही में इसका नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। खारदुंगला दरा, यह लेह को सियाचिन से जोड़ता है और यह नुब्रा घाटी से होकर गुजरता है। यह भारत का सबसे ऊंचा मोटर वाहन परिवहन योग्य दर्रा है। इसका प्रयोग भारतीय सेना सियाचिन जाने के लिए करती है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा, जो भारत को चीन से जोड़ता है और यह वर्तमान में बंद है। बारालामचा दर्रा, ये लेह को मंडी से जोड़ता है, यानी मंडी हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। और रोहतांग दर्रा, यह मंडी को मनाली से जोड़ता है। शिपकिला दर्रा भारत को तिब्बत से जोड़ता है और सतलज नदी इसी तरह से भारत में प्रवेश करती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी सतलज नदी किस तरह से भारत में प्रवेश करती है, तो इसका आंसर रहेगा शिपकिला दर्रा से। लिपुलेख दर्रा, ये उत्तराखंड में है। ये कैलाश मानसरोवर यात्रा इसी तरह से संपन्न करवाई जाती है। माना दर्रा, नीति दर्रा और दांग दर्रा ये उत्तराखंड में स्थित है। नाथुला दर्रा ये सिक्किम में और ये भारत को तिब्बत से जोड़ता है। 1962 में बंद कर दिया गया था इसको और 2006 में पुनः खोला गया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा इसे भी संपन्न करवाई जाती है। जलपला दर्रा है, ये सिक्किम में, ये भारत को तिब्बत से जोड़ता है। बोमडिला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में है और ये भारत को तिब्बत से जोड़ता है। याप्यांग दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में और ये भारत को लासा तिब्बत से जोड़ता है। ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे के निकट से भारत में प्रवेश करती है। दिप्पू दर्रा यह है मणिपुर में, यह भारत को म्यांमार से जोड़ता है। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। लघु हिमालय MCT यानी मैन चैनल थ्रस्ट, ये एक भ्रंश दरार है जो महान हिमालय को लघु हिमालय को अलग करती है।
महान हिमालय से लघु हिमालय को अलग करती है। यानी महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य श्रीनगर है। श्रीनगर में बुलर झील है और ये प्राचीन समय में करेवा सागर का भाग था। करेवा एक मृदा है और केसर जाफरान की खेती की जाती है यहाँ पर। इनका क्रम है, सबसे पहले पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, धौलाधर हिमाचल प्रदेश, नागटिवा मसूरी ये उत्तराखंड में, और महाभारत नेपाल में, टोंकिया सिक्किम में और ब्लैक माउंटेन भूटान में। यानी इसके अन्य नाम है, लघु हिमालय के अन्य नाम है ये। लघु हिमालय को मध्य हिमालय व हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई है 300 मीटर। 3000 मीटर से 4500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और लघु हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है पीर पंजाल श्रेणी। भारत के प्रसिद्ध सभी पर्वतीय स्थल शिमला, मसूरी, डलहौजी, धर्मशाला, रानीखेत, चक्राता, दार्जिलिंग आदि सभी इसी भाग में स्थित है। लघु हिमालय के उत्तरी ढालों पर शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें जम्मू कश्मीर में मर्ग हमसे जानते हैं, जैसे सोनमर्ग, गुलबर्ग इत्यादि, तथा उत्तराखंड में बुग्याल व प्यार कहा जाते हैं। इन घास के मैदानों में गुजर बकरवाल व भोटिया जनजाति मौसमी प्रवास करती हैं और शीतकाल में इसी भाग में बर्फ़ छाई रहती है, अतः शीतकालीन खेलों का आयोजन होता है। महान हिमालय व पीर पंजाल के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी की करेवा सागर का भाग मानी जाती है। इसी घाटी में डल व वुलर जिले स्थित हैं। लघु हिमालय के दक्षिण ढालों पर मानव बस्तियां हैं। तीसरा भाग है शिवालिक हिमालय। इसे उप हिमालय और वायु हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर से 1500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। MBT यानी मैन बाउंड्री थ्रस्ट ये एक भ्रंश दर्रा है जो लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करता है। लघु हिमालय के मध्य घाटियाँ विभिन्न, पश्चिम में दून से संबंधित घाटियाँ, दून घाटियाँ जैसे देहरादून, और पूर्व में ही द्वार जैसी घाटियाँ जैसे हरिद्वार लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य है। लघु हिमालय व शिवालिक हिमालय के मध्य निक्षेपणात्मक घाटियाँ पाई जाती हैं। इन्हीं घाटियों को पश्चिम में दून जैसे देहरादून और पूर्व में द्वार कहा जाता है जैसे हरिद्वार। शिवालिक सतत हिमालय जम्मू कश्मीर से कोची तक है और असतत यानी अविच्छिन्न असम हिमालय है। असम हिमालय में डाबला की पहाड़ियाँ, मेरी की पहाड़ियाँ, अबोर की पहाड़ियाँ, मिसमी की पहाड़ियाँ वेरी इंपॉर्टेंट है। यह क्रम भी पूछा जा सकता है, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व। शिवालिक का सतत विस्तार जम्मू कश्मीर से कोसी नदी तक है। कोसी नदी अरुणाचल प्रदेश तक यह असतत व अविच्छिन्न तक फैला है। अभी शिवालिक के स्थानीय नाम, शिवालिक का स्थानीय नाम है जम्मू कश्मीर में जम्मू की पहाड़ियाँ, उत्तराखंड में डूंडवा की पहाड़ियाँ, नेपाल में चूरिया मोरिया की पहाड़ियाँ और असम में डाबला, मिरी, अबोर, मिसमी पहाड़ियाँ हैं। यह हिमालय की सबसे कम ऊंची श्रेणी है और इसकी संरचना शुक्र पृष्ठ जैसी है। इसी वर्षा ने सबसे अधिक अपरदित किया है। भारत की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है चो लियामू, ये सिक्किम में, और गुरु डोमियाग ये सिक्किम में। अब एक पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, आंतरिक पहाड़ियाँ हैं और पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। आंतरिक पहाड़ियों में गारो खासी जयंतिया, यह मेघालय में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट है। गारो खासी जयंतिया में ही गारो खासी जयंतिया जनजाति निवास करती हैं। और आंतरिक पहाड़ियों में मिकिर श्रेणी, टेकमा श्रेणी ये असम में, और बेरल श्रेणी ये त्रिपुरा में। पूर्वांचल की पहाड़ियों में अरुणाचल प्रदेश के तिराप मंडल से मिजोरम की मिजो पहाड़ियाँ तक हैं ये पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। जैसे इसे समझ सकते हो, जैसे डाबला, मीरी, अबोर, मिसमी ये पहाड़ियाँ, ये क्रम भी है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं।
डाबला मिरी असम इसमी ये पहाड़ियाँ असम में, और पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ जैसे तिराप मंडल, पटकई, धूम, नंगा, लेमाटोल, मिजो ये आंतरिक पहाड़ियाँ हैं। ये पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ हैं, और आंतरिक में बेरल श्रेणी है, और मेघालय की ये गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, मिकी श्रेणी, रेगमा श्रेणी ये आंतरिक श्रेणियाँ हैं। तिराप मंडल व पटकई बूम श्रेणी अरुणाचल प्रदेश में, और नंगा श्रेणी नागालैंड में। इस नंगा श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है माउंट सारामती, और लेमाट्री श्रेणी है, लेमाटोल श्रेणी है मणिपुर में। लेमाटोल श्रेणी यहाँ पर लोकटक झील स्थित है। मणिपुर स्थित यह दक्षिण पूर्व की सबसे ऊंची झील है, और मणिपुर नदी का पानी इसमें गिरता है, मणिपुर नदी का पानी इसमें गिरता है। इस झील में पाए जाने वाले घास मिट्टी के टापुओं को फुमदी या फुडिम्स कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये टापू तैरते हुए प्रतीत होते हैं, अतः ये इस झील को तैरते हुए टापुओं वाली झील कहा जाता है, लोकटक झील को। लोकटक झील का सबसे बड़ा टापू है फुडिम्स, यानी फुडिम्स है, जिसका नाम है काइम्बोल लामजाओ, और इस टापू पर मणिपुरी हिरण की एक संकटग्रस्त प्रजाति संगई पाई जाती है, और भारत सरकार ने इस प्रजाति को संरक्षण हेतु काइम्बोल लामजाओ को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काइम्बोल लामजाओ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मिजो पहाड़ियाँ मिजोरम में, मिजो पहाड़ियाँ का सर्वोच्च शिखर है ब्लू माउंटेन। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ ये मेघालय में स्थित हैं, और इसी में ही गारो खासी जयंतिया जनजाति निवास करती हैं। खासी पहाड़ी पर मानसिंह ग्राम स्थित है, और यहाँ पर विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, और खासी का सर्वोच्च शिखर है नोकरेक, वेरी इंपॉर्टेंट है। नोकरेक भारत का जैव विविधता क्षेत्र है नोकरेक ये, और भारत का पहला जैव विविधता क्षेत्र नीलगिरी है। इसकी स्थापना 1985 में की गई। वर्तमान में भारत में 18 जैव विविधता क्षेत्र हैं, और नवीनतम जैव विविधता क्षेत्र पन्ना मध्य प्रदेश है, और भारत का सबसे बड़ा जैव विविधता क्षेत्र मन्नार की खाड़ी भारत व श्रीलंका के मध्य है। इसका क्षेत्रफल है 10,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है इसका। भारत का सबसे छोटा जैव विविधता क्षेत्र है डिब्रू सेखोवा असम में, इसका क्षेत्रफल है 765 वर्ग किलोमीटर। अब है हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। सबसे पहले पंजाब हिमालय, ये 570 किलोमीटर लंबा है, और पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज नदी तक का भाग है। कुमायूं हिमालय ये 320 किलोमीटर फैला हुआ है, सतलज से काली नदी तक का भाग। नेपाल हिमालय काली से तीस्ता नदी तक का भाग, इसका ये 800 किलोमीटर में फैला हुआ है, और सबसे लंबा विस्तृत भाग है ये। असम हिमालय ये तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक का भाग है, ये 740 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इसमें कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे पंजाब हिमालय किन दो नदियों के मध्य है, कहाँ से कहाँ तक नदियाँ हैं इसमें, जैसे पंजाब है, पंजाब हिमालय चंदू और सतलज के मध्य, कुमायूं हिमालय सतलज से काली नदी तक इसका विस्तार है, ऐसे पूछ सकते हैं कैसे भी घुमाकर। अब एक प्रमुख घाटियाँ, जम्मू कश्मीर में मुरा घाटी, मरखाज घाटी है, जम्मू कश्मीर से उत्तरी भागों में स्थित है। इसमें सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क स्थित है। सुरू घाटी ये यहाँ पर कारगिल स्थित है, और यहीं से सुरू नदी निकलती है। कश्मीर घाटी, नुब्रा घाटी ये सभी जम्मू कश्मीर में है। हिमाचल प्रदेश की घाटियाँ हैं किन्नौर घाटी, या भारत तिब्बत पर स्थित ये घाटी है। पार्वती घाटी मणिकरण हिमाचल प्रदेश में स्थित है ये, और ये भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पार्वती घाटी भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है ये। मालना घाटी, इसे हिमाचल प्रदेश का छोटा यूनान कहा जाता है। बासबा घाटी, सागला घाटी भी कहते हैं इसको। पांगे घाटी पगवाना व भोटे जनजाति निवास करती है यहाँ पर। सिप्ती घाटी, यहाँ बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तमो मठ स्थित है। राहुल घाटी, चंद्रा व बाघा नदियों का उद्गम होता है यहाँ से। चंबा घाटी
डलहौजी व खजिया नामक पर्यटक स्थल है यहाँ पर। कुल्लू घाटी, इसे देवताओं की घाटी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कांगड़ा घाटी, यह निर्वासित तिब्बत सरकार का धर्मशाला स्थित है। अभी उत्तराखंड की प्रमुख घाटियाँ, जौहर घाटी, इसे गौरी गंगा घाटी भी कहते हैं। फूलों की घाटी, ये एक राष्ट्रीय उद्यान है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है। नेलांग घाटी, ये उत्तरकाशी पर्यटक स्थल है यहाँ पर। न्योरा घाटी दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में स्थित है। और चंबा घाटी, ये पश्चिम बंगाल में, इसका उत्तरी विस्तार डोकलाम पठार है जिस पर भूटान का नियंत्रण है। हाल ही में चीन द्वारा सड़क निर्माण व सैन्य कैंप स्थापित करने के कारण डोकलाम विवाद उत्पन्न हुआ। यह भारत भूटान व चीन सीमा पर स्थित टाई जंक्शन है। शांत घाटी या साइलेंट वैली, ये केरल में स्थित है। जैव विविधता की दृष्टि से ये शांत क्षेत्र है और ये भारत का राष्ट्रीय उद्यान भी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। शांत घाटी या साइलेंट वैली केरल में। भारत के भौतिक प्रदेश का दूसरा भाग है उत्तर का मैदान। इसको भौतिक प्रदेश के आधार पर 5 भागों में बांटा है, बाबर, तराई, खादर, बांगर और डेल्टा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसका प्रादेशिक विभाजन है राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान, इसमें ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा, निम्न का गंगा, और असम का मैदान या ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। ये पूर्व पश्चिम 3200 किलोमीटर की लंबाई में तथा 250 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है, और यह भारत का नवीनतम भौतिक प्रदेश है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत निम्न भौतिक संरचनाएं पाई जाती हैं। बाबर प्रदेश, ये सिंधु से तीस्ता नदी तक 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी इस भाग का विस्तार है, और इस प्रदेश में नदी द्वारा लाए गए गोल पत्थरों का जमाव है। ये अतः नदियों का पानी बाबर प्रदेश में लुप्त हो जाता है, और यह पर्वतीय पदीय क्षेत्र है। यानी गोल पत्थर, यानी जैसे याद रखना बाबर, बाटा मारवाड़ी पत्थर को ही बोलते हैं, इसे याद रख लेना। तराई प्रदेश बाबर प्रदेश का दक्षिणतम भाग है, और यहाँ बाबर प्रदेश लुप्त नदियों का पानी पुनः प्रकट हो जाता है, जिससे दलदल का निर्माण होता है। यहाँ मच्छर पाए जाते हैं, जिस कारण यह भारत की मच्छर पेटी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में सरकार द्वारा इस क्षेत्र के विकास के लिए तराई परियोजना शुरू की गई है। खादर, नदी के तट का निकटवर्ती वह भाग जहाँ नदी के बाढ़ का पानी हर साल पहुंचकर मिट्टी की नई परत जमा करता है, यानी नई परत जमा करता है मतलब खाद जमा करता है। खाते याद रखना ना, खादर। और ये यह सबसे उपजाऊ मिट्टियाँ वाला क्षेत्र है। इसका विस्तार है बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में है, और यहाँ इसे बेट कहा जाता है। बेट के चारों तरफ का किनारों वाला भाग दाया कहलाता है। अभी बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश का ऊपरी भाग जहाँ नदी के बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुँचता है, और यह मिट्टी के कणों का आकार खादर की तुलना में बड़ा होता है। यहाँ निम्न संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे रेह, कल्लर, उसर, भूड़। यहाँ केशिका क्रिया के द्वारा सारे उत्पुलन पाए जाते हैं। डेल्टा, ये नदी द्वारा निर्मित अंतिम स्थलाकृति डेल्टा होती है। इस प्रदेश में नदी का ढाल मंद होने पर नदी अपना कचरा, मलबा मुख पर ही छोड़ना प्रारंभ कर देती है, जिसके कारण डेल्टा का निर्माण करती है। जैसे सुंदरवन का डेल्टा, जैसे वेरी इंपॉर्टेंट सुंदरवन डेल्टा, ये नदी आ रही है जैसे, और फिर विभिन्न वितरिकाओं में अलग अलग चली जाती है, ये डेल्टा बन जाता है। यानी पंजाकार हो सकता है इसका आकार।
अब उत्तर के मैदान का प्रादेशिक विभाजन है राजस्थान का मैदान या थार का मरुस्थल। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित थार के मरुस्थल को ही राजस्थान का मैदान कहते हैं। और इस प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं, थार के मरुस्थल का 85% हिस्सा भारत में है और 15% हिस्सा पाकिस्तान में है। तो मरुस्थल का यह विश्व का 17वां बड़ा रेगिस्तान है और यह 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। थार के मरुस्थल का 61% भाग राजस्थान में और ये मरुस्थल राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में विस्तृत है। इन 4 राज्यों में विस्तृत है ये। और यह भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक हैं जिसमें से 85 राजस्थान में है। यह विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और यह 600 क्या लिखा है पता नहीं, 160 किलोमीटर चौड़ा है ये। और ये विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है ये, जनसंख्या घनत्व। इसमें टर्शरी काल की जमाओं में तेल व गैस के भंडार पाए जाते हैं। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत दूसरा भाग है पंजाब हरियाणा का मैदान। इसका विस्तार पंजाब और हरियाणा में है। सिंधु व उसकी सहायक नदियाँ मिलकर 5 दोआब का निर्माण करती हैं, इसी कारण पंजाब नाम पड़ा है। प्रमुख दोआब बिस्त दोआब व्यास और सतलज के मध्य स्थित भाग को बिस्त दोआब कहते हैं। बारी दोआब व्यास व रावी के मध्य भाग को बारी दोआब कहा जाता है। चांज दोआब चिनाब और झेलम के मध्य। रचना दोआब रावी व चिनाब के मध्य। सिंधु सागर दोआब सिंधु व झेलम के मध्य भाग को सिंधु सागर दोआब कहा जाता है। विभाजन के बाद सिंधु द्वारा निर्मित मैदान का अधिकतर हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और भारत में इसी पंजाब हरियाणा का मैदान कहते हैं। यह सतलज रावी व्यास द्वारा निर्मित मैदान है। पंचनद वेरी इंपॉर्टेंट है। पंचनद, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। याद रखना, सिंधु पंचनद समूह में शामिल नहीं है। गंगा का मैदान, इसमें ऊपरी गंगा का मैदान, गंगा यमुना दोआब, रुहेलखंड का मैदान व अवध का मैदान शामिल हैं। मध्य गंगा का मैदान पूर्वी बिहार और पश्चिम बंगाल का सीमांत भाग शामिल इसमें। निम्न गंगा का मैदान ये दार्जिलिंग व पूर्विलिया जिलों को छोड़कर संपूर्ण विस्तार पश्चिम बंगाल में और इसका निर्माण प्रायद्वीपीय पठार के एक भाग के अवचलन के कारण हुआ है। और इस पर गंगा और उसकी सहायक नदियों जलोढ़ मृदा का जमाव करके इस मैदान का निर्माण किया है। इसी राजमहल गारो गैप और मालदा गैप के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में निम्न गंगा मैदान को राड कहा जाता है, जैसे बांकुड़ा राड, मेदिनीपुर राड। ये गंगा नदी का अपतंत्र है, ये देख लेना आप। अलकनंदा और भागीरथी मिलके गंगा का निर्माण कर शुरू होती है। इसमें रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा इसमें मिलती हैं। और इधर से ये यमुना आ रही है और सोन नदी भी इसमें मिलती है। और ये यहाँ पर फरक्का बांध बना हुआ है, ये देख लेना आप। असम का मैदान, इसे ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं और इसका संपूर्ण विस्तार असम राज्य में है। असम में सदिया व धुबरी नामक स्थानों के मध्य ये मैदान भाग स्थित है। और यहाँ ढाल मंद होने के कारण ब्रह्मपुत्र नदी निक्षेप अपने मार्ग में ही निक्षेप का जमाव करती है।
जिसके कारण नदी द्वीपों की रचना होती है। जैसे असम में ही एक ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित माजुली द्वीप है, जो संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। वेरी इंपॉर्टेंट है, संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है और असम में है। इसका कुल क्षेत्रफल है 1250 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। ये हाल ही में असम राज्य सरकार ने माजुली द्वीप को 35वां जिला घोषित किया गया है और ये विश्व का पहला नदी द्वीपीय जिला है। भारत के भौतिक प्रदेश का तीसरा भाग है प्रायद्वीपीय पठार। ये भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश। इसका विस्तार 16 लाख वर्ग किमी में ये फैला हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे केंद्रीय उच्च भूमि, इसके अंतर्गत अरावली, मालवा, विंध्य श्रेणी, बुंदेलखंड का पठार को रखा गया है। और पूर्वी पठार के अंतर्गत छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार, दंडकारण्य का पठार, बुंदेलखंड का पठार और बुंदेलखंड का पठार। और तीसरे नंबर पर दक्कन का पठार में दक्कन ट्रैप, कर्नाटक या मैसूर का पठार, आंध्र तेलंगाना का पठार। चौथे नंबर पर है उत्तर पूर्वी पठार। इसके अंतर्गत शिलोंग का पठार, मेघालय के पठार को रखा गया है। इसके अंतर्गत मेघालय उत्तर पूर्वी पठार के अंतर्गत पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट को पढ़ेंगे हम। प्रायद्वीपीय पठार का भौतिक दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है, पहाड़ी क्षेत्र और पठारी क्षेत्र। इसमें सबसे पहले प्रमुख पहाड़ी क्षेत्र में सबसे पहले अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है और ये सबसे प्राचीन है। ये केंद्रीय उच्च भूमि का भाग है। अरावली पर्वतमाला को राजस्थान के अंदर 3 भागों में बांटा है, दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली में बांटा है। विंध्याचल श्रेणी ये एक ब्लॉक पर्वत है। इसका विस्तार गिर गुजरात से शुरू होता है। इसमें अलग अलग पहाड़ियाँ हैं, विंध्याचल, बाड़मेर, कैमूर, पार्श्वनाथ, राजमहल, इसका सासाराम बिहार तक ये विस्तार में है। इसका सबसे ऊंचा शिखर है गौमनपुर चोटी, जो धार मध्य प्रदेश में है। इसकी ऊंचाई है 553 मीटर ऊंचा है ये। इस श्रेणी में गिर, विंध्याचल, बाड़मेर, कैमूर, पार्श्वनाथ व राजमहल पहाड़ियाँ आती है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में यह नर्मदा व ताप्ती नदी घाटियों के बीच स्थित है ये। और यहाँ सतपुड़ा में राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव, मैकाल श्रेणियाँ आती हैं। और महादेव की पहाड़ी में स्थित एक चोटी है धूपगढ़, जो इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है या सबसे ऊंचा शिखर है। धूपगढ़ की ऊंचाई है 1350 मीटर। ये सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है और यह मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है। वेरी इंपॉर्टेंट है, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की है, जिसकी ऊंचाई है धूपगढ़ की 1350 मीटर। महादेव की पहाड़ियों में ही मध्य भारत का एकमात्र पर्वतीय स्थल है पंचमढ़ी स्थित है। इसकी ऊंचाई है 1117 मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट है, मध्य भारत का एकमात्र पर्वतीय स्थल पंचमढ़ी है। मैकाल की पहाड़ियों का सर्वोत्तम शिखर है अमरकंटक, जिसकी ऊंचाई है 1050 मीटर। पश्चिमी घाट ये एक ब्लॉक पर्वत है। इसका पश्चिमी किनारा खड़े ढाल वाला तथा पूर्वी ढाल मध्य ढाल है, यानी इसके पश्चिम में तो खड़े ढाल हैं और पूर्व में मंद ढाल है। इसका विस्तार
ताप्ती मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है और ये 1600 किलोमीटर लंबा है और औसत रूप से 1300 मीटर इसका ये ऊंचा है। पश्चिमी घाट में निम्न श्रेणियाँ हैं: सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अन्नाईमुड़ी इसकी इसी पर्वत श्रृंखला में है। कार्डोमम ये इलायची की पहाड़ियाँ हैं। नागरकोइल, इसमें सबसे पहले है सह्याद्री। तापी नदी के मुहाने नीलगिरी तक का भाग सह्याद्री कहलाता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के सहारे इसी दो भागों में बांटा जा सकता है, यानी सह्याद्री को भी दो भागों में बांटा है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री के अंदर इसका विस्तार है महाराष्ट्र में उत्तरी सह्याद्री का विस्तार, और उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कलसुबाई जिसकी ऊंचाई है 1646 मीटर। दक्षिण सह्याद्री जो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण का भाग है और इसका सर्वोच्च शिखर है कंद्रेमुख जिसकी ऊंचाई है 1892 मीटर। ये कर्नाटक में कंद्रेमुख लोह अयस्क का भंडार है, मैग्नेटाइट किस्म का। महाराष्ट्र में स्थित अन्य शिखर हैं हरिश्चंद्र जिसकी ऊंचाई है 1424 मीटर, महाबलेश्वर इसकी ऊंचाई है 1440 मीटर, कलसुबाई इसकी ऊंचाई है 1646 मीटर, सल्लर इसकी ऊंचाई है 1567 मीटर। सह्याद्री में महाराष्ट्र में सतमाला, अजंता, बालाघाट आदि शिखर स्थित है। बालाघाट एक तांबा उत्पादक क्षेत्र है। नीलगिरी भी एक ब्लॉक पर्वत है। इसका विस्तार हमें केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में देखने को मिलता है। नीलगिरी का सबसे ऊंचा शिखर है डोडा बेटा जिसकी ऊंचाई है 2636 मीटर इसकी ऊंचाई है, और डोडा बेटा को ब्लू माउंटेन या नीला पर्वत कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये डोडा बेटा, इसका अन्य नाम है ब्लू माउंटेन और नीला पर्वत। नीलगिरी में टोडा जनजाति निवास करती है। नीलगिरी में मकोरती चोटी स्थित है जिसकी ऊंचाई 1250 मीटर है। नीलगिरी भारत का पहला जैव विविधता क्षेत्र है। वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला जैव विविधता क्षेत्र नीलगिरी है। यहाँ पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट मिल जाते हैं। इस श्रेणी में दक्षिण भारत प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल हैं ऊटी जो उडगम मंगल में है। अगला है अन्नामलाई इसका विस्तार केरल और तमिलनाडु राज्यों में है। केरल के इडुक्की जिले में पश्चिमी घाट व दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अन्नाईमुड़ी, यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी। अन्नामलाई श्रेणी को एलिफेंट माउंट भी कहा जाता है। कार्डमम का विस्तार है केरल और तमिलनाडु में कार्डमम पहाड़िया का विस्तार है, और ये इलायची के उत्पादन के लिए जानी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नागरकोइल तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं और इस श्रेणी कोडाईकनाल नामक पर्वतीय स्थल स्थित है। इस श्रेणी में पश्चिमी घाट भारत का सदाबहार वनस्पति वाला क्षेत्र है। पश्चिमी घाट सदाबहार वनस्पति वाला क्षेत्र है। यहाँ पर 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला भाग है ये, और यह जैव विविधता की दृष्टि से एक हॉट स्पॉट है। यहाँ पर स्थानीय प्रजातियों की अधिकता है, इसलिए इसको हॉट स्पॉट क्षेत्र कहा जाता है। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना और अपने दोस्तों तक पहुंचा देना और लाइक भी कर देना। पूर्वी घाट का विस्तार है नीलगिरी दक्षिण में
दक्षिण से उड़ीसा तक इसका विस्तार है। यह पश्चिमी घाट की तुलना में कम ऊंचा है, वह असतत भाग है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, पश्चिमी घाट की तुलना में कम ऊंचा है और असतत भाग है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ इसी घाट का सर्वाधिक अपरदन किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। ये औसत रूप से 600 मीटर ऊंचा है और पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है महेंद्रगिरी, जो उड़ीसा में है। महेंद्रगिरी की ऊंचाई है 1501 मीटर। नवीनतम प्रमाणों के अनुसार कुछ नए शिखरों का पता पूर्वी घाट में लगाया गया है, जैसे जिद्दगढ़ा, इसकी ऊंचाई 1690 मीटर उड़ीसा में। अरुणाकोटा विशाखापट्टनम, इसकी ऊंचाई 1680 मीटर। देवमाली, इसकी ऊंचाई है 1672 मीटर, उड़ीसा में है ये। जैसे ये पूर्वी घाट के अंतर्गत विभिन्न चोटियाँ हैं। पूर्व में, भारत के पूर्व में महेंद्रगिरी, मालवगिरी, मलकानगिरी, ये उड़ीसा में। नल्लामलई, बेलीकोंडा, पालकोंडा, नागरी, ये आंध्र प्रदेश में। जवादी, सेवराय, पंचमलई, सिरुमलई और पलनी, और ये तमिलनाडु में नीलगिरी यहाँ पर है। इसके प्रमुख पठार हैं, प्रायद्वीपी पठार के प्रमुख पठार हैं मालवा का पठार। मालवा का पठार राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना भी है कि निम्न में से मालवा का पठार किस राज्य में नहीं है। तो ऑप्शन में आता है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र नहीं रहेगा। और मालवा के पठार की मृदा है मध्यम काली। बुंदेलखंड का पठार, ये मध्य प्रदेश के पन्ना से उत्तर में यमुना नदी तक का भाग है ये, और उत्तर प्रदेश के 4 व मध्य प्रदेश के 4 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। बुंदेलखंड का पठार अलग है और बंगेलखंड का पठार अलग है। बंगेलखंड का पठार है पन्ना मध्य प्रदेश से मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश तक का भाग, इसे विंध्याचल का पठार भी कहा जाता है। इसमें नर्मदा ब्रंश तथा महादेव और बैकाल पहाड़ियाँ शामिल हैं। छोटा नागपुर, वेरी इंपॉर्टेंट है छोटा नागपुर, क्योंकि इसको भारत का रूरल क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि यहाँ खनिजों की अधिकता है, इसलिए भारत का रूरल क्षेत्र कहते हैं। इस पठार के अंतर्गत हजारीबाग का पठार, रांची का पठार, कोडरमा का पठार स्थित हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी कि निम्न में से छोटा नागपुर का पठार में शामिल नहीं है। तो इसमें ऑप्शन आते हैं हजारी का पठार, रांची का पठार, कोडरमा का पठार, और एक दूसरा दे देगा। छोटा नागपुर का पठार है, विस्तार है इसका पश्चिम बंगाल की पुरुलिया तक स्थित है ये। इसका पश्चिमी भाग पाट प्रदेश कहलाता है और राजमहल गारोगेब के द्वारा यह शिलोंग के पठार से अलग होता है। छत्तीसगढ़ दंडकारण्य का पठार, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित पठारी भाग, इसका भाग जो आंध्र प्रदेश व उड़ीसा तक का तरफ का है, दंडकारण्य का पठार कहलाता है। कोरापुर से कालाहांडी उड़ीसा, कांकेर से दांतेवाला छत्तीसगढ़, श्रीकाकुलम से विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। ये एक नक्सल प्रभावित पठार है ये, और इसका उत्तरी भाग भारत का अन्न का कटोरा कहलाता है। दक्कन का पठार, वेरी इंपॉर्टेंट है ये दक्कन का पठार। क्रेटेशियस काल में लावा उद्गार से इस पठारी भाग का निर्माण हुआ है और संपूर्ण पठारी भाग मृदा है यहाँ पर काली मृदा। यहाँ की अधिकतर चट्टानें बेसाल्ट प्रकार की है और इसको 3 भागों में बांटा गया है। दक्कन ट्रेप, पश्चिमी तटीय मैदान व पश्चिमी घाट को छोड़कर संपूर्ण महाराष्ट्र में दक्कन ट्रेप का विस्तार है। और यहाँ पर मृदा काली मृदा है, जिसे हम रेगुर मृदा भी कहते हैं।
ये कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मैदान है। ये यहाँ पर काली कपास, इस मिट्टी को, काली मृदा को काली कपास मृदा भी कहते हैं और डेकुर मृदा भी कहा जाता है। दक्कन के पठार का दूसरा भाग है मैसूर या कर्नाटक का पठार। केरल, कर्नाटक की कोझिकोड व कासीरगोड जिले में इसका विस्तार है और इसका पश्चिम घाट की तरफ वाला भाग बलनाड या मलनाड या मालनाड कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और यह शुष्क पठार है। तेलंगाना का पठार, इसका विस्तार है आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में। अधिकतर भाग उर्मिल प्रकार की है जहाँ तालाबों की प्रधानता है, जैसे इस प्रकार और तालाबों के निर्माण करते हैं ये। भारत में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई करने वाला राज्य है तमिलनाडु, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान में सर्वाधिक तालाबों द्वारा सिंचाई करने वाला जिला है भीलवाड़ा। गोदावरी नदी इस पठारी भाग को दो भागों में बांटती है। आंध्र प्रदेश की सीमा तरफ का भाग रायलसीमा का पठार कहलाता है। शिलोंग का पठार ये मेघालय में है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। यह मालदा द्वीप द्वारा प्रायद्वीपीय भारत से अलग होता है और मिकिर उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। इसे अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है और इस पठारी भाग में गारो, खासी जनजातियाँ रहती है और गारो, खासी जयंतिया पहाड़ियाँ भी हैं। यहीं पर गारो, खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं जिसमें गारो, खासी जयंतिया जनजाति निवास करती है। और खासी पहाड़ी पर ही खासी पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है नोकरेक, इसका सर्वोच्च शिखर है। और यहाँ पर मानसिंहराम स्थित है जहाँ पर विश्व की सर्वाधिक बरसात होती है, खासी पहाड़ी पर। भारत के भौतिक प्रदेश का चौथा भाग है तटीय मैदान। ये भारत की तट रेखा व पूर्वी तथा पश्चिमी घाट के मध्य यह निर्मित मैदान है। इसका निर्माण सागरीय तरंगों के अवरोधन व निक्षेपण तथा नदियों द्वारा अवसादों जमाव से हुआ है इसका निर्माण। और इस मैदान को दो भागों में बांटा है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। सबसे पहले पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी घाट व अरब सागरीय तट रेखा के मध्य निर्मित मैदान को पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है। इसका विस्तार सूरत, गुजरात से कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। इसी निम्न उपभागों में बांटा गया है। ऐसे गुजरात का मैदान, कोंकण का तटीय मैदान, कन्नड़ का तटीय मैदान, मालाबार का तटीय मैदान। गुजरात का तटीय मैदान, इसका विस्तार है कच्छ से गुजरात तक, कच्छ से सूरत तक इसका विस्तार है। और ये 340 किलोमीटर लंबा मैदान है ये। इसका कुल क्षेत्रफल है 1,80,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और यहाँ से नर्मदा, ये मैदान नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच अधिक उपजाऊ हैं। कोंकण का तटीय मैदान, इसका विस्तार है गुजरात से गोवा तक का तटीय मैदान। सूरत से गोवा तक ये तटीय मैदान है और ये 500 किलोमीटर लंबा है तथा सर्वाधिक चौड़ाई मुंबई के निकट है, जिसका कारण उल्लास नदी है। यहाँ पर कोंकणी भाषा बोली जाती है। मानसून पूर्व की वर्षा इस तटीय मैदान में यानी आम्रवृष्टि या इंग्लिश में कहते हैं मैंगो शॉवर कहा जाता है। इसे महाराष्ट्र क्षेत्र में आम की फसल पककर जल्दी तैयार हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये मानसून पूर्व की वर्षा
तटीय मैदान में आम्रवृष्टि नाम से जानते हैं, और महाराष्ट्र में आम की फसल पककर जल्दी तैयार हो जाती है इससे। कन्नड़ का तटीय मैदान, इसका विस्तार है गोवा से मंगलोर कर्नाटक का भाग, और ये 525 किलोमीटर लंबा और 8 से 24 किलोमीटर ये चौड़ा है। पश्चिमी तटीय मैदान का सबसे संकीर्ण प्रदेश है ये। यह मानसून पूर्व की वर्षा चेरी ब्लॉसम कहलाती है। इसी को फूलों की बौछार या फिर चेरी ब्लॉसम कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इस वर्षा से कर्नाटक क्षेत्र में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। मालाबार का तटीय मैदान, इसका विस्तार मंगलोर से कन्याकुमारी तक का भाग है। ये 500 किलोमीटर लंबा और 100 से 120 किलोमीटर ये चौड़ा भाग है। पश्चिमी तटीय मैदान का सर्वाधिक विस्तृत मैदानी भाग है ये, और यहाँ पर क्याल पाए जाते हैं, जिसे पश्च जल जिले कहते हैं। इसमें प्रसिद्ध क्याल है वेबनाथ क्याल, अष्टमुद्री क्याल, जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अरब सागर की रानी है अष्टमुद्री क्याल और पूर्णमदा क्याल। वेबनाथ क्याल, यह भारत की राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन होता है यहाँ पर, और नेहरू ट्रॉफी का भी आयोजन होता है। इस क्याल में वेलिंगटन द्वीप स्थित हैं। दूसरा भाग है इसके अंतर्गत उप विभाग हैं पूर्वी तटीय मैदान। इसका विस्तार है पूर्वी घाट व पूर्वी तट रेखा के मध्य स्थित हैं। यह 2000 से 2100 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है ये, और इसका क्षेत्रफल है 1,03,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और ये पश्चिमी तटीय ये पूर्वी तटीय मैदान की तुलना यह पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा और अधिक है। इसको विभिन्न भागों में बांटा है, उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट। उत्तरी सरकार तट ये महानदी से कृष्णा नदी का भाग है। इसमें कोरोमंडल तट है। कृष्णा से कावेरी भाग को कृष्णा से कावेरी तक का भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं, जिसमें उत्कल का मैदान है और आंध्रा का मैदान है। उत्कल के मैदान में स्वर्णरेखा, महानदी, चिल्का झील और बहरामपुर। ये आंध्रा के मैदान में गोदावरी, कोलेरू झील, कृष्णा नदी, पुलिकट झील, कावेरी नदी, ये कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। बहरामपुर से उत्कल का मैदान, स्वर्णरेखा नदी से बहरामपुर उड़ीसा तक का भाग उत्कल का मैदान कहलाता है, और इसका निर्माण महानदी द्वारा लाई गई मिट्टियों से हुआ है। ये 400 किलोमीटर लंबा और 100 किलोमीटर चौड़ा मैदान है। यहाँ का मुख्य आकर्षण है चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा में है, और ये भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, और ये लेंगू झील का उदाहरण है। वेरी इंपॉर्टेंट है। सागरीय तरंगों द्वारा तटीय मैदान क्षेत्र में मिट्टी की दीवार निर्मित कर दी गई है, और मिट्टी की दीवार रेजंस कहलाती है। चिल्का झील रामसर आर्द्र भूमियों में स्थित है। 1971 में रामसर समझौता हुआ था ईरान में, जिसमें भारत में शामिल किया गया 1982 में। भारत को शामिल किया गया 1982 में, और भारत में वर्तमान में 26 आर्द्र भूमियाँ हैं, जिसमें से राजस्थान में 2 हैं, केवलादेव और सांबर। आंध्रा का मैदान, बहरामपुर उड़ीसा से पुलिकट झील तक का भाग आंध्रा का मैदान कहलाता है, और यह मैदान 875 किमी लंबा और 100 से 120 किलोमीटर ये चौड़ा मैदान है। आंध्रा के मैदान का निर्माण गोदावरी व कृष्णा नदी के जमाव से हुआ है। इसका मुख्य आकर्षण है कोलेरू झील, जो पूर्वी तट की एकमात्र मीठे पानी की झील है। पुलिकट झील
आंध्र तमिलनाडु सीमा पर स्थित है ये, और पूर्वी किनारे पर स्थित है। इसके पूर्वी किनारे पर स्थित है श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है, और इस पर भारतीय अंतरिक्ष श्री हरिकोटा द्वीप पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु का मैदान पुलिगट झील से कन्याकुमारी तक का भाग तमिलनाडु का मैदान कहलाते हैं, और ये 676 किलोमीटर लंबा व 100 से 200 किमी चौड़ा मैदान है ये। तमिलनाडु का मैदान का निर्माण कावेरी नदी के जमाव से हुआ है, और भारत का एकमात्र तटीय मैदान जो शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है वो है तमिलनाडु का मैदान। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, और कमेंट करना ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना।